दोस्तों, अगर आप हर रोज बसों के धक्के खाते हैं तो उस समय आपके लिए सबसे बड़ा सपना क्या होता है? काश कि हमारे पास खुद की बाइक होती, है ना। भारत के मिडिल क्लास लोगों के लिए बाइक शौक से ज्यादा एक सफर का मामला है और इस चीज को सबसे पहले भारत की ही बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टीवीएस ने भाप लिया था, जहां उन्होंने एंथुजियास्ट बाइकर्स से लेकर कम बजट वाले गरीब ग्राहकों का भी ख्याल रखा। वहीं इनकी स्कूटी ने विमेन एम्पावरमेंट में अपना पूरा योगदान दिया है। जब बात टीवीएस की हो तो भला हम अपाची को कैसे भूल सकते हैं, जो मार्केट में आते ही सड़कों के रास्ते युवाओं के दिलों में समा गई थी और इसकी स्पीड एंड परफॉर्मेंस ने ऐसा रिकॉर्ड सेट किया कि बड़े बड़े बाइक मैन्युफैक्चरर भी शर्मा जाएं। आज टीवीएस इंडिया की 3rd लार्जेस्ट और दुनिया की 5th लार्जेस्ट मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर है, जिसका बिजनेस 80 से भी ज्यादा देशों में फैला हुआ है। लेकिन एक मामूली से क्लर्क की नौकरी करने वाले टीवी सुंदरम के लिए इतनी बड़ी कंपनी को खड़ा करना, BMW जैसी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी के साथ कोलैबोरेट करना और सालाना 3.68 मिलियन यूनिट्स व्हीकल्स की सेल करना आसान बात नहीं थी। गुलामी के दौरान भारत में शुरू हुई इस कंपनी के पीछे कई दिलचस्प कहानियां हैं, जो न सिर्फ इसके स्ट्रगल्स को दिखाती है बल्कि इसके जुनून की एक झलक देती है। तो आखिर क्या है ये स्टोरी और कैसे टीवी सुंदरम ने इतने बड़े एम्पायर को खड़ा किया, आइए डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, टीवीएस की कहानी शुरू होती है 22 मार्च 1877 को, जब तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में टीवी सुंदरम अयंगर का जन्म हुआ। उनके पिता हमेशा से चाहते थे कि ये पढ़ लिख कर एक सक्सेसफुल वकील बने। ऐसे में अयंगर ने पिता की बात का मान रखा और वकालत करने के बाद एक वकील के रूप में काम करने लगे। हालांकि अयंगर का सपना तो बिजनेस के आसमान में एक बड़ी और ऊंची उड़ान भरने का था, लेकिन किस्मत के आगे किसकी चलती है। अभी अपने सपने को पूरा करने के लिए उन्हें कई सालों का इंतजार करना था। वकालत के दौरान ही टीवी सुंदरम एक बार घूमने के लिए चेन्नई जाते हैं और वहां उन्होंने मशहूर लॉयर अर्डली नॉर्टन की एक बहुत ही बेहतरीन स्पीच सुनी, जो एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर थी। इससे अयंगर इतना इन्फ्लुएंस हुए कि कुछ ही समय के अंदर उन्होंने लकड़ी का कारोबार शुरू कर दिया। लेकिन ये उनके लिए एक बिल्कुल नया बिजनेस था, जिसके बारे में उन्हें कोई खास नॉलेज नहीं थी एंड इसीलिए इनके हाथ लगती है फेलियर। इस फेलियर के बाद वो दूसरा बिजनेस तो शुरू नहीं कर पाए, लेकिन वकालत के साथ साथ वो इंडियन रेलवे में काम करने लगे। तिरुचि और तंजापुर रेलवे में कुछ साल सर्विस देने के बाद उन्होंने यहाँ भी इस्तीफा दे दिया और बैंक ऑफ मद्रास, जिसे उस समय इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था, उसमें बतौर क्लर्क काम करने लगे। अब टीवी सुंदरम समय के बहुत ही पाबंद थे और काम में उनका मन भी खूब लगता था, जिसको देखते हुए जल्द ही उनको प्रमोट करके कैश कीपर की जिम्मेदारी देने की बात चलने लगी। लेकिन उसी दौरान उनके पिता गुजर जाते हैं। ऐसे में टीवी सुंदरम को काम से छुट्टी लेकर घर जाना पड़ता है और जब वो कुछ समय बाद उनकी अंतिम संस्कार और क्रियाकर्म करके वापस बैंक में लौटते हैं तो उन्हें एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है, जिससे निराश होकर उन्होंने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया। असल में जिस पोजीशन पर टीवी सुंदरम को प्रमोट करने की बात चल रही थी, इनकी गैर मौजूदगी में वो पोस्ट किसी और को दे दी जाती है। अपनी मेहनत और त्याग का ये सिला देखकर टीवी सुंदरम बहुत ही ज्यादा दुखी हो चुके थे और जॉब से रिजाइन करके दोबारा से लकड़ी के बिजनेस के बारे में सोचने लगे। ये वो समय था जब देश अंग्रेजों की गुलामी में पिस रहा था और अच्छी जिंदगी बिताने के लिए हर किसी का सपना होता था कि वो कोई एक सरकारी जॉब पा जाए। ऐसे में एक अच्छी खासी नौकरी को छोड़कर दोबारा उसी बिजनेस में हाथ डालना, जहाँ एक बार आप फेल भी हो चुके हों, ये सच में बड़ी हिम्मत की बात थी। लेकिन टीवी सुंदरम ने अपनी मेहनत और जज्बे के दम पर हर किसी को हैरान कर दिया था। दरअसल उनके पिता विरासत में कुछ रुपए छोड़ गए थे और टीवी सुंदरम के पास कुछ सेविंग्स भी मौजूद थी। इन रुपयों के साथ एक बार फिर से उन्होंने लकड़ी के कारोबार में लौटने का फैसला कर लिया था। लेकिन दोस्तों, इस बार उन्होंने इस बिजनेस में कदम रखने से पहले इसके बारे में खूब ज्यादा नॉलेज हासिल की। एक्सपीरियंस्ड लोगों से मिलकर उनके बिजनेस फॉर्मूलाज को सीखा और पहले वाले बिजनेस फेलियर से भी ये ऑलरेडी कई वैल्यूएबल लेसन सीख चुके थे। तो इन सबको अप्लाई करके इन्होंने कारोबार को ऊंचाइयों पर पहुंचाने में अपनी पूरी ताकत लगा दी और इसका असर ये हुआ कि 4 साल के भीतर ही इन्होंने टिम्बर बिजनेस में अपना बड़ा नाम बना लिया, जिसके बाद उन्हें मरक्कादे सुंदरम अयंगर यानी टिम्बर मर्चेंट सुंदरम अयंगर के नाम से पुकारा जाने लगा। अब लकड़ी के कारोबार से तो उन्होंने अच्छा खासा पैसा बना लिया था, इसलिए वो अपने बिजनेस को किसी और फील्ड में भी एक्सपैंड करना चाहते थे। उन्होंने हमेशा से एक सपना देखा था कि वो मदुरई के रूरल एरियाज में बस सर्विस शुरू करेंगे ताकि वहाँ के लोगों को ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी मिल सके। वो अपने इस आइडिया को एक लोकल बिजनेसमैन खान बहादुर के साथ शेयर करते हैं, जिन्हें ये आइडिया काफी पसंद आया। इस तरह साल 1911 में मदुरई शहर के अंदर टीवी सुंदरम अयंगर एंड सन्स के नाम से इस कंपनी की शुरुआत की गई। इस कंपनी की पहली बस मदुरई से लेकर देवकोट्टई तक चली, जिनके बीच की दूरी 64 मील यानी 102 किलोमीटर से ज्यादा थी और इसके टिकट की कीमत मात्र 4 रुपए रखी गई थी। लेकिन दोस्तों, जो चीज इस बस सर्विस की सबसे बड़ी पहचान बनी वो थी इसकी पंक्चुअलिटी। जी हाँ, पंक्चुअलिटी के मामले में ये घड़ी के सुइयों को भी टक्कर देती थी।
पर अब सवाल ये है कि आखिर उनकी बस हर रोज इतने टाइम पर कैसे होती थी। बस सर्विस स्मूथ चलती रहे और टाइम से डेस्टिनेशन तक पहुंचती रहे, इसके लिए टीवी सुंदरम ने एक बहुत ही बढ़िया तरकीब लगा रखी थी। वो छोटे लड़कों को कुछ पैसे देकर सड़क पर पड़े कांटे, कील और घोड़े की नाल को बीनने को कहते, ताकि जब बस उधर से गुजरे तो उसका टायर पंक्चर ना हो। कुछ समय बाद इन्होंने इसकी दूसरी तरकीब सोची और बस के बोनट के नीचे कुछ मैग्नेट इंस्टॉल कर दिए। इस तरह से जब बस सड़क पर दौड़ रही होती थी तो उसके चक्के के आसपास सारे कील या लोहे के ऑब्जेक्ट मैग्नेट से चिपक जाते थे और बिना किसी नुकसान के बस अपनी टाइमिंग मेंटेन करके रखती थी। दोस्तों, एक सिंपल से बिजनेस में भी उन्होंने इतना दिमाग लगाया था, जो इस बात का साफ संकेत था कि ये आगे जाकर जरूर कुछ बड़ा करने वाले हैं। अब उनकी बस सर्विस भी लकड़ी के व्यापार की तरह खूब फली फूली और सुंदरम अयंगर ने इससे खूब पैसा और नाम कमाया। अब अगर यहाँ कोई दूसरा बिजनेसमैन होता तो अपनी सफलता से खुश होकर एक आराम की जिंदगी बिता रहा होता, लेकिन सुंदरम अयंगर इतने में सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि शायद उन्होंने इतिहास लिखने का फैसला कर लिया था, जिसका मौका उन्हें सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान मिला। और ये टीवीएस एंड अयंगर दोनों की किस्मत का सबसे बड़ा अहम मोड़ था। इस दौरान उन्होंने देखा कि मद्रास प्रेसिडेंसी में पेट्रोल की भारी किल्लत हो गई है एंड इसकी बढ़ती मांग को टीवी सुंदरम ने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरह लिया। इसके लिए उन्होंने एक टीवीएस गैस प्लांट को बनाया जो चारकोल गैस को प्रोड्यूस करता था और इसका यूज पेट्रोल के सब्स्टिट्यूट के रूप में किया जाता था। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों की वजह से ये खूब ज्यादा पॉपुलर हुआ और उस समय टीवीएस ने इस गैस प्लांट के 12,000 यूनिट्स बेच डाले। इसके बाद उन्होंने रबर की कमी को दूर करने और टायर की कॉस्ट को कम करने के लिए पदुकोट्टई में एक रीट्रेडिंग फैक्ट्री खोली जो फोर्ड और सेवरोलेट के लिए बेल्ट बनाती थी। लेकिन फिर आया 28 अप्रैल 1955 का दिन, जब टीवी सुंदरम 78 साल की उम्र में तमिलनाडु के कोडाईकनाल में इस दुनिया को अलविदा कह गए और अपने पीछे छोड़ गए टीवीएस का एक बड़ा साम्राज्य, जिसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब उनके बेटों के कंधों पर आ गई थी। अब यहाँ अगर उनके बच्चे मेहनती नहीं होते तो उनका ये बिजनेस कुछ ही समय में डूब जाता या फिर बस उसी रफ्तार से चलता जैसा टीवी सुंदरम छोड़कर गए थे। मगर अपने पिता की तरह उनके बच्चों ने भी कंपनी के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और ये कंपनी समय के साथ और भी ज्यादा बड़ी होती गई। वो कैसे, चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। असल में उस वक्त देश को आजाद हुए कुछ ही साल बीते थे और लोग पूरी तरह खोखले हो चुके भारत को डेवलपमेंट की एक नई एरा में एंटर कराना चाहते थे, मगर इसके लिए उन्हें व्हीकल की जरूरत थी जो किफायती होने के साथ साथ परफॉर्मेंस में भी बेटर हो। अब इस मार्केट अपॉर्चुनिटी को टीवीएस से अच्छा भला कौन ही समझ सकता था। ऐसे में 1962 के दौरान यूके की कंपनी क्लैटन के साथ मिलकर वो ब्रेक, एग्जॉस्ट, कंप्रेसर एंड वेरियस अदर ऑटोमोटिव पार्ट्स बनाने लगे, जिसके ब्रांड का नाम सुंदरम क्लैटन दिया गया। इसके बाद आया साल 1976, जो कंपनी के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। दरअसल इस साल इन्होंने तमिलनाडु के होसुर में मोपेड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए एक प्लांट स्टैब्लिश करते हैं, जहां 1980 में भारत की पहली 2 सीटर मोपेड टीवीएस 50 की मैन्युफैक्चरिंग हुई, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया क्योंकि ये उनके बजट में फिट बैठती थी और इसे सामान ढोने के लिए काफी परफेक्टली डिजाइन किया गया था। इसके बाद 1987 में सुंदरम क्लैटन लिमिटेड और जापानीज ऑटो जायंट सुजुकी लिमिटेड के बीच एक टेक्निकल कोलैबोरेशन हुआ और यहाँ से इंडिया सुजुकी मोटरसाइकिल लिमिटेड यानी कि ISML की नींव पड़ी, जिसके बाद इनका बिजनेस काफी तेजी से ग्रो करने लगा। कंपनी ने सुजुकी के साथ मिलकर इंडिया की पहली 100 सीसी मोटरसाइकिल सुजुकी AX100 को लॉन्च किया, जिसके बाद मानो कि 100 सीसी का ट्रेंड चल गया हो, क्योंकि कई बड़ी कंपनीज जैसे कि यामाहा, हीरो होंडा, कावासाकी और बजाज भी 100 सीसी की मोटरसाइकिल्स लॉन्च करने लगे थे। इसके बाद 1986 में टीवीएस का मोपेड डिवीजन सुंदरम क्लैटन को ISML के साथ मर्ज करके इसका नाम टीवीएस सुजुकी लिमिटेड कर दिया गया। इसके अलावा 1982 में कंपनी ने टीवीएस के नाम से एक अलग कंपनी की शुरुआत की, जिसका मेजर रोल बाइक्स में इंप्रूवमेंट्स के लिए आइडियाज देना और परफॉर्मेंस को एनालाइज करके डेटा को कलेक्ट करना था। इस तरह से ये कंपनी लगातार कुछ न कुछ नया पेश करती गई और मार्केट में एक मजबूत प्लेयर बनकर उभरी। लेकिन टीवीएस की ये सफलता शायद कुछ ही दिनों की मेहमान थी, क्योंकि स्कूटर और मॉपेड की मार्केट अब डाउन होने लगी थी और लोगों का रुझान अब बाइक्स की तरफ ज्यादा बढ़ रहा था। और इस सेक्टर में इस कंपनी को हीरो होंडा, कावासाकी बजाज और स्कॉट्स यामाहा जैसी कंपनी से भारी टक्कर मिल रही थी, जिसके चलते टीवीएस इतने बुरे दौर से गुजरी कि 1990 में उसे अपनी फैक्ट्री तक बंद करनी पड़ गई। लेकिन कंपनी ने इस डाउनफॉल से सबक लेकर और भी स्ट्रॉन्ग तरीके से मार्केट में वापसी की और 1992 से 1993 में 5 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, जिसमें समुराई, शॉटगन, मैक्स 100 और मैक्स 100R शामिल थे, जो कि लोगों के बीच खूब ज्यादा पसंद किए गए। इसके बाद इस कंपनी ने एक ऐसे नए सेगमेंट पे कदम रखा जहां कंपटीशन ना के बराबर था, और वो था स्कूटी मार्केट।
1994 में इस कंपनी ने अपनी पहली स्कूटी लॉन्च की जो विमेन के बीच काफी पॉपुलर हुई। 1995 तक टीवीएस सुजुकी का टर्नओवर 620 करोड़ रुपए हो चुका था और ये उस वक्त की इंडिया सेकंड लार्जेस्ट टू व्हीलर कंपनी बन चुकी थी। 1996 तक टीवीएस एक्सेल और चैंप इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाले व्हीकल्स बन चुके थे और उसी साल उन्होंने भारत की कैटालिटिक कन्वर्टर इनेबल्ड टीवीएस शॉटगन और इंडिया फर्स्ट 5 स्पीड मोटरसाइकिल टीवीएस शाओलिन को लॉन्च किया था। इसके बाद 1998 में टीवीएस ने कर्नाटका के मैसूर में अपनी दूसरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एस्टैब्लिश की, जिसके बाद टीवीएस फ्यूरो लॉन्च हुई जो इंडिया की पहली 150 सीसी 4 स्ट्रोक मोटरसाइकिल थी। लेकिन फिर आया 2000 का दौर जब मार्केट ट्रेंड बदलने लगा और लोग फास्ट व हाई परफॉर्मेंस बाइक को पसंद करने लगे। उस वक्त हीरो होंडा सीबीजेड और बजाज पल्सर 150 मार्केट को रूल कर रहे थे। दोस्तों यहीं पर टीवीएस ने सुजुकी से अलग होकर इंडियंस के नीड के अकॉर्डिंग बाइक बनाने की सोची और सितंबर 2001 में उन्होंने इस ज्वाइंट वेंचर को खत्म करके टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड यानी कि टीवीएसएम की नींव रखी और 2001 में टीवीएस विक्टर को लॉन्च किया। साल 2002 इस कंपनी के लिए बहुत ज्यादा खास था क्योंकि इस साल टीवीएसएम ने अपनी पहली सब्सिडरी इंडोनेशिया की कारावांग में एस्टैब्लिश की जो ग्लोबली अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने की राह में उनकी पहली कोशिश थी। साथ ही एक्सपोर्ट के थ्रू कंपनी ने अपनी ग्लोबल प्रेजेंस को बढ़ाना शुरू कर दिया था, जिसकी बदौलत आज ये 80 से भी ज्यादा देशों में अपनी पहचान बना चुकी है। दोस्तों टीवीएस अपने सक्सेस को यहीं तक नहीं रखा बल्कि वो कंपटीशन को तोड़ने के लिए कुछ ऐसा पावरफुल प्रोडक्ट बनाना चाहते थे जो सीबीजेड और पल्सर को टक्कर दे सके और यहाँ पर काम आया टीवीएस रेसिंग, जिसके सालों तक किए गए रिसर्च और एनालिटिक्स का यूज करके टीवीएस ने 2006 में एक ऐसी बाइक लॉन्च की जो तूफान की तरह से पॉपुलर हुई और उस बाइक का नाम था अपाची 150 आरटीआर। अपाची की लुक, पावर और परफॉर्मेंस की वजह से यूथ में इसका क्रेज बढ़ने लगा, जिस वजह से कुछ समय बाद अपाची 150 आरटीआर को अपग्रेड करके अपाची आरटीआर 160, अपाची आरटीआर 180 और अपाची आरटीआर 200 को लॉन्च किया गया। इसमें पहले से ज्यादा पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की गई थी। साथ ही फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी और डुअल चैनल एबीएस के फीचर दिए गए थे जो उस समय किसी भी बाइक्स में नहीं मिलते थे। टीवीएस अपने सुनहरे दौर से गुजर रहा था और उसके पोर्टफोलियो में कई सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स मौजूद थे, लेकिन इसके बाद भी इस कंपनी ने रिसर्च करना बंद नहीं किया। फिर आया साल 2017 जब इसने BMW के साथ मिलकर अपाची RR 310 को लॉन्च किया, जिसमें 312 सीसी का इंजन दिया गया है और इसे BMW G310R पर बेस्ड बनाया गया है जो कंपनी की बेस्ट सेलिंग बाइक्स में से एक है। इसके बाद टीवीएस मोटर्स ने बदलते ट्रेंड्स को समझते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी के फील्ड में काम करने का सोचा और ईवी मैन्युफैक्चरर्स जैसे डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स और ग्रीन सेल मोबिलिटी के साथ कोलैबोरेशन किया ताकि 2 और 3 व्हीलर्स ईवी को मैन्युफैक्चर किया जा सके। साल 2020 में टीवीएस ने iQube इलेक्ट्रिक को लॉन्च किया जो उनका पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर था और ओला के बाद आज ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट सेलिंग ईवी स्कूटर है। इसके अलावा इसी साल कंपनी ने टीवीएस एक्स को इंट्रोड्यूस किया जिसमें सिंगल चैनल एबीएस और 10.25 इंच की स्क्रीन प्रोवाइड की गई, एक ऐसा फीचर जो अभी तक इंडिया के किसी भी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में अवेलेबल नहीं है। 2020 में ही इस कंपनी ने 124 साल पुराने फेमस ब्रिटिश ब्रांड नॉर्टन को एक्वायर कर लिया था, जिसे प्रीमियम क्वालिटी की रेट्रो बाइक्स बनाने में महारत हासिल है। ऐसे में हो सकता है कि फ्यूचर में आपको रेट्रो अंदाज की टीवीएस बाइक्स सड़कों की शान बनती नजर आ जाए। आज टीवीएस 50 से भी ज्यादा कंपनीज का एक विशाल ग्रुप है जिसने साल 2021 से 2022 में 20,791 करोड़ रुपए का रेवेन्यू रिकॉर्ड किया था, जो 2022 से 2023 में 27% ग्रोथ के साथ 26,378 करोड़ रुपए हो गया है। वहीं अगर इसकी नेट वर्थ की बात करें तो वो फाइनेंशियल ईयर 2023 में 60.4 बिलियन रुपए है। दोस्तों इस साल 4 अक्टूबर तक यानी कि 9 महीने के अंदर इसकी सेल्स 2.5 मिलियन की हो चुकी है, जो पिछले साल सेम पीरियड के मुकाबले 18.4% ज्यादा है और इससे ये इंडिकेट होता है कि टीवीएस का ट्रेंड अब भी देश में बना हुआ है और लोगों के बीच इसकी खूब ज्यादा डिमांड है। तो इस तरह एक छोटी सी बस सर्विस से शुरुआत करके टीवीएस वर्ल्ड की टॉप कंपनीज में से एक बनी है। वैसे दोस्तों आपका टीवीएस बाइक के साथ क्या एक्सपीरियंस है?